chapter number 6, NCERT class 6 history. Remember, NCERT history class 6 हिंदी मीडियम बुक चैप्टर नंबर 6 और हेडिंग्स है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, स्टेट यानी किंगडम, किंग एंड वन एंशिएंट रिपब्लिक स्टेट। मतलब एंशिएंट रिपब्लिक स्टेट कह रहा है तो ये बात करेगा वज्जी संघ, लिच्छवी गणराज्य की, वैशाली का, ठीक है ना, जहां पे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे लोग पैदा हुए, तो लिच्छवी गणराज्य की बात करेगा। एक पॉइंट क्लियर। और राजा का संदर्भ जो है बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, इन सब राजाओं की बात करेगा वो। और राज्य का मतलब है कि वैदिक काल के लास्ट फेज में जो 16 महाजनपदास थे उसकी बात करेगा वो। तो ये चीज़ है, तो जरा गौर से बुक क्या कहता है पहले उसको मेजर कर लेते हैं, फिर हम अपनी बात बताएंगे। बुक देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने, ये सब हेडिंग है। तो यहां लिखा है कुछ लोग आज से 3000 साल पहले बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हो गए। यानी कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए और अपने को राजा के तौर पे स्थापित किया और इस तरह से राजा बन गए। क्या वाकई में ऐसा ही होता था? नहीं, बच्चों का है, वन लाइन में समझाने के लिए। तो ये चीज़ है। तो चलिए, यानी राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ नहीं करते थे, अश्वमेध यज्ञ तो ऐसे करते, 5 भूत यज्ञ, सोम यज्ञ, ऐसे ढेर सारे यज्ञ करते। लेकिन अश्वमेध यज्ञ, दूसरा वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ये 3 यज्ञ याद रखना चाहिए। अब लिखा है यहां पर अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। कैसा आयोजन? तो इसमें जो लिखा है उसको छोड़िए, ऐसे समझिए। जब किसी देश का राजा बिना मार काट किए अपने राज्य को फैलाना चाहता था तो वो अपने पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में एक नीति अपनाता था। वह एक घोड़ा को पूजा पाठ करके उसे अपनी शक्ति एक तरह से ट्रांसफर करके उसे अपना प्रतीक मान करके एक श्वेत घोड़े को छोड़ दिया जाता, और वो घोड़ा जो है, ठीक है, वो जो घोड़ा है वो राजा का प्रतीक हो जाता। उस घोड़े के पीठ पर एक कपड़ा रख दिया जाता जिस पर लिखा होता जो कोई भी इस घोड़े को अपने राज्य से गुजरने देगा, यह मान लिया जाएगा कि वह राज्य इस घोड़े का जो मालिक राजा है उस राज्य के अधीन है, और घोड़ा ही राजा का प्रतीक है, अधीन है। सामान्य प्रशासन वो अपना चलाएगा, लेकिन अधीनता स्वीकार करके नजराना टैक्स भेजेगा, और जिसे इस पर आपत्ति है वो घोड़ा को रोके और युद्ध करे, चुनौती दे। हमारी सेना युद्ध लड़ेगी, अगर हम जीत गए तो आपका राज्य हम अपने राज्य में मिला लेंगे, मर्ज कर देंगे, नहीं तो फिर आपका राज्य है, हम हार के चले आएंगे। ये होता था, और घोड़े को राजा का प्रतीक मान के पूजा पाठ करके भेज दिया जाता। अब सभी जगह से अगर मान लेते हैं जीत कर आ गया, बीच में युद्ध भी करना पड़ा, युद्ध भी जीते आ गया, तो याद रहे अब राजधानी में आकर के, राज्य में आकर के उस घोड़े की फिर पूजा पाठ होती थी। फिर उस घोड़ा का संदर्भ जो है, महारानी जो है सिंबॉलिकली उस घोड़े के साथ एक तरह से सोती थी, कि वो राजा है ना, शक्तिशाली, सिंबॉलिकली सोती थी। जैसे ऐश्वर्या राय की शादी पहले बरगद के पेड़ से हुई ना, मंगली, तो ऐसे विधान आज भी कायम है, तो सोती थी। और उसके बाद अब राजा जो है एक अनुष्ठान करता, और उस अनुष्ठान रिचुअल्स पूजा पाठ करने के बाद तलवार से इस घोड़े की बलि दे देता, यानी सारी शक्तियां अपने पास ले लिया।
कहा कि तुम जो हो अब तुमसे ताकतवर हम है, तुम मेरे प्रतीक थे, अब मेरे प्रतीक खत्म, अब सारी एनर्जी मेरे में आ गई, सारी ऊर्जा, सारा संसार। तो इस तरह से, और उस घोड़े का मांस सभी समाज के लोग प्रसाद के रूप में खाते थे। अश्वमेध, मेध मतलब बलि देना, अश्वमेध यही होता था। समझ में आई बात? ये ध्यान में रखें। तो अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता था अपने राज्य को फैलाने के, कई राजा 8 किए, किसी ने 4 किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 1 किए, ऐसा जिक्र है। अब आइए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें स्वतंत्र विचरण के लिए एक घोड़े को छोड़ दिया जाता, दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध करने, यज्ञ करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती, और फिर अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता, जो लोग हार गए उसको अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित करेगा, विशिष्ट पुरोहित से यह यज्ञ संपादित होगा। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उपहार लेकर आएंगे, अधीनता है ना, अंडर हो गया ना, तो गिफ्ट लेकर आएंगे, उपहार लेकर आएंगे, और राजा का मुख्य स्थान होगा, उसके राज सिंहासन या बाघ के खाल के ऊपर बैठ करके वो आयोजन करेगा। राजा का सारथी उसका सहचर होगा, सहचर का मतलब क्या है? सहयोगी, वो उसी के साथ रह के राजा को हाथ बटाएगा काम में। विजय और गुणगान की चर्चा होगी कि कितना बड़ा राजा साम्राज्य हुआ। फिर जो है जितने भी राजा के सगे संबंधी हैं, खासकर रानियां बहुविवाह होते थे, और बेटे बेटियां भी कई यज्ञों को संपादित करते थे। जितने आमंत्रित सदस्य राजा हुआ करते थे वो सब बैठ करके चुपचाप देखते थे, और विशु अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग भी उपहार लाते थे, क्योंकि उपहार तो वही लोग लाएंगे, अंबानी जैसे लोग लाएंगे, जो वैश्य समुदाय के लोग थे, व्यापारी वर्ग लाएंगे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। तो पुरोहित के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार, जो उस समय में शूद्र जाति के लोग माने जाते, उसे ब्राह्मणिक अनुष्ठानों में, यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता। ये ध्यान में रखें। अब आइए, वर्ण व्यवस्था बॉक्स में दिया है। वर्ण, वर्ण मतलब रंग, कलर, लेकिन 4 वर्ण का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में आइए, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, यानी कुछ पुरोहित भी और कुछ योद्धा क्षत्रिय भी और कुछ बड़े व्यापारी और बड़े कृषक भी बहुत ताकतवर अमीर थे, ये कह रहा है। जबकि बहुत सारे क्षत्रिय शूद्र जाति के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया था, मालूम ही है। ब्राह्मण, जिसका पूजा पाठ से संबंधित था, विद्या देने का काम, ब्राह्मण का काम। जैसे मैं अभी, तो मैं अभी ब्राह्मण का काम कर रहा हूं, एज ए प्रोफेशन ब्राह्मणिज्म है, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ। मैं ही जब युद्ध के तौर पे जाऊंगा, या कोई ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति आज हमारी देश की सेवा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे सीआरपीएफ हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, मिलिट्री के हो, नरवाने हो, ये सब का मतलब क्या हो गया? यानी वो क्षत्रिय है, सुरक्षा, रक्षा, प्रशासन, शासन। तीसरा वैश्य समुदाय, जो कृषि करते, व्यापार करते और उद्योग धंधे, जो भी उस टाइम में शिल्प उनका था, चलवाते, वो वैश्य समुदाय हुए। एक्चुअली टैक्स वही देते थे। अब अगला है, शूद्र को सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, और शूद्र को तो अछूत मान लिया जाता था, और कई अनुष्ठानों में अधिकार ही नहीं था यज्ञ वगैरह करने की, पूजा पाठ करने की। वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकता, वैदिक पुस्तक पढ़ नहीं सकता, उसके लिए प्रोहिबिटेड था। और महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने की मनाही थी। तो महिलाएं भी कुछ मामलों में शूद्र जैसी स्थिति में थी, यानी वेद अध्ययन वो नहीं कर सकती थी, ये मतलब है। तो ये है आपका। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे बेटा, फिर बॉक्स में ही है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उस जमाने में पुरोहित यानी ब्राह्मण वर्गों के रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन वही बनाते थे। तो कहने का, आज जैसे शासक वर्ग ही अपना रूल बनाते हैं, कोरोना में ये होगा, लॉकडाउन में ये होगा, ये नहीं होगा, ये स्कूल खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, सब कुछ एज इट इज़ वो बना रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण ही थे उस स्थिति में, जो सारे रूल रेगुलेशन बनाते थे, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम देखा जाए तो क्षत्रिय राजा लोग करते थे। ये चीज़ है। तो ब्राह्मण के अनुसार जो है, उसने जो है निर्धारण कर दिया जन्म के आधार पर।
अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, बधिक, भोजन संग्राहक लोग थे। यानी ऐसे लोग आज भी थे जो फूड कलेक्ट करके खाते थे, जो गरीब थे, जो शिकार करके जीवन जीते थे, जो शिल्पकार थे, वो सब अछूत वर्ग में रखे जाते थे। जो शवों को दफनाने वाले लोग होते थे, जिनका काम शमशान में दफनाने का काम होता था, जो लोग ऐसे थे उनको अपवित्र माना जाता था, अनहोली माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। और इसी से धीरे 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 उनके वंशज को हमने इस तरह से मान लिया, जो बहुत बड़ी त्रासदी है मानवीय व्यवस्था के तौर पर। अब चलिए, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई ऐसे इलाके सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम था। जैसे आज भी जो पूर्वोत्तर है, इन द सेंस ऑफ दैट कि जहाँ पे आप असम ले लेते हैं, उड़ीसा ले लेते हैं, बंगाल ले लेते हैं, वहाँ पर जो है इस तरह की जो है असमानता नहीं थी ज़्यादा। ब्राह्मणों का ज़्यादा वर्चस्व उस समय में नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जो है आर्य समाज जल्दी पहुँचा नहीं था। ये मतलब है। अब आइए, अगला शब्द आता है बेटा, एक सब टाइटल, जनपद। अब जनपद क्या है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा पाने लगे। यानी जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे वो शक्तिशाली सिंबलाइज कर देते थे अपने आप को कि मैं शक्तिशाली हूँ। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़ी बड़ी शादियाँ करना, बड़े बड़े सेमिनार करना, ओकेजन लाना, तो ये क्या शो करता है? बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग हैं तो आपका एक रैंक बन जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ का संपादन कर देना, और यज्ञ कब होता था? कुछ अचीवमेंट के बाद ही होता था। तो अगर ऐसा संपादन कर देते हैं तो आपका जो जन है वो जनपद के तौर पर जाना जाता था। एस्टैब्लिशमेंट है, बड़ा जनपद, एक बड़ा राज्य है। फिर है, इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई हुई, और उन बस्तियों में जैसे दिल्ली का पुराना किला है ना, तो वो कुरु जनपद था, कुरु क्षेत्र था। यमुना का किनारा तो कुरु, तो यहाँ पर जो है कुरु जनपद था। और यानी पंचाल, जो हमारे इंद्रप्रस्थ कहते हैं, तो उस जमाने के गांव रहे होंगे। तो पुराना किला के भीतर कई पीढ़ियों के लोग यहाँ रहते थे, गांव थे, उसको दिखाता है। तो मिला है, करीब 20-25 सालों से खुदाई चल रही है, याद रखिएगा, मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है, मेरठ के हस्तिनापुर में भी खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली हैं। एटा के पास जो अतरंजी खेरा है, जहां से 950 बीसी लेटर वैदिक एरा के समय जो जगह था, वहां से हमें आयरन ओर मिले, आयरन ओर नहीं, आयरन के हथियार मिले, लौह सामग्री मिली, जिसे पता चलता है। और अभी तो मालूम है बागपत में ऐसे जगह पे कई रथ मिले हैं, बड़े बड़े गांडीव जैसे धनुष मिले हैं, रथ का पहिया मिला है, कुछ कब्र भी मिली है, कुछ अन्य चीजें भी मिली हैं। तो इन सब पर बात हो रही है कि ये उत्तर वैदिक काल का समय रहा होगा, कहीं महाभारत वाला समय तो नहीं रहा होगा। ये सब जिक्र हो रहा है। अब आगे आइए, अब यहां लिखा हुआ है कि वे लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी अन्य जानवरों को भी पालते थे, वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो कॉमन बात है, फसलों की बात तो बहुत 8-4 साल पहले से हो रहा है, तो ये उगाते थे। अच्छा, इनको देखें, ऋग्वैदिक काल जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, एक वर्ड आएगा बेटा, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड का इस्तेमाल करते हैं। यानी उसमें काला रेड कलर नहीं लगाते थे, चित्रित धूसर मृदभांड, जो ओरिजिनल कलर मिट्टी का होता था वो, और उस पर बस पेंटिंग कुछ कर देते थे, चित्रण कर देते थे। तो ये चीज़ है, जैसे आज भी देखते हैं, मोर बना देते हैं, पिकॉक बना देते हैं, तोता बना देते हैं सुराही पर वगैरह पर। ये तो ये है सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां, यानी कहने का मतलब है ज्योमेट्रिकल साइन भी उस पर होता था। अब आता है आपका जनपद, जनपद के बाद आता है आपका महाजनपद। महाजनपद, इसमें जो लिखा हुआ है आपका बेटा, वो ये लिखा हुआ है कि 2500 साल पहले, यानी 500 BC, 500 BC ठीक है, लेकिन वो 600 BC से 500 BC का समय रखिएगा दिमाग में। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जो महाजनपद कहलाने लगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, यानी कुछ महाजनपदों की 2 राजधानी होती थी। बिल्कुल, राजधानियों में किलेबंदी होती थी। राजधानी जो था फोर्टिफाइड होता, किलाबद्ध होता था, तो प्रशासन अनुशासन करने में सुविधा होती थी। चारों ओर लकड़ी की दीवारें होती थी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। जहां लकड़ी है, जहां ईंट है, जहां पत्थर है, ये दीवारें होती थी, किलेदार होते, उसके बीच लोग रहते थे शहर में, कैपिटल में। ये बता रहा है। और आपका मैप है, और मैप में दिखा रहा है
कि आपका एक गंधार है, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, वो दिखा रहा है। मैप में दिखा रहा है आपका अवंती राज्य था और उसकी राजधानी उज्जैन थी। मैप में दिखाया है कौशाम्बी, लेकिन कौशाम्बी का जो है कैपिटल नहीं दिखाया, एक्चुअली वत्सराज था, कौशाम्बी उसकी कैपिटल थी। फिर आपका दिखा रहा है लिच्छवी वज्जीशन जिसका कैपिटल वैशाली दिखाया है। फिर मगध दिखाया जिसका जो है राजगृह राजधानी को दिखाया है। तो 1 2 3 4 5 जो है आपका इसमें 16 महाजनपद का मैप में दिखाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जरा गौर से समझिएगा। 16 महाजनपदास का जिक्र था। सबसे नॉर्थ में, मतलब 16, ध्यान देना है, 6th century BC in North India during Gautam Buddha period as a last phase of later Vedic era or Vedic era, 6th century BC, there were 16 Mahajanpadas known as cultural regional unit, सांस्कृतिक क्षेत्रीय इकाई। ऐसे 16 महाजनपद थे। जैसे बेटा अभी मॉडर्न टाइम में पूरे पंजाब, भारत पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में जो है 12 सिखों के मिशल थे। 12 मिशलों को एक करके महाराजा रंजीत सिंह ने जो एक राज कायम किया। ठीक मगध ने ऐसे ही सारे, ठीक है, महाजनपदों को एक करके मगध एम्पायर की नींव रख दी। प्रोसेसली 1 by 1 जो किंग आए। तो ऐसे ही समझना है कि उस टाइम में क्या थे, 16 महाजनपद थे। एक सांस्कृतिक क्षेत्रीय इकाई के तौर पर थी। ये राज्य आपस में लड़ाई करते रहते थे। इनमें से कुछ को लोकेट करने के संदर्भ में जिस तरह से सवाल आता है उसको समझिए। सबसे नॉर्थ में जो था, नॉर्थ में भारत के नक्शे में ध्यान रखिए, सबसे नॉर्थ में एक था राज्य कंबोज, और कंबोज की राजधानी जो थी हाटक। ठीक है, कंबोज राजधानी हाटक। एक पॉइंट क्लियर। ये कंबोज आज कहां? इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। सेकेंड आइए उसके बगल में नीचे लेफ्ट साइड, तो एक था आपका गंधार, गंधार नरेश शकुनी मामा। गंधार महाजनपद था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अब नहीं है, लेकिन गुप्त काल तक थी। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जहां पे चाणक्य ने पढ़ाई की, बाद में प्रोफेसर भी वहां बना, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिशन चाणक्य ने करवाया, उसने भी एजुकेशन वहीं से लिया। वत्सराज चंड प्रधोत वहीं का पढ़ा लिखा था। तो ऐसे उस टाइम के जो राजा महाराजा होते वो तक्षशिला पढ़ने जाते, जैसे आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाते हैं बड़े लोग, तो उस टाइम में वहीं पढ़ने जाते थे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। और आइए नीचे उतर के आते हैं। तो आप भी जानते हैं पांचाल, ठीक है, जिसका जो है पांचाल था, जिसका अहिछत्र के पास, बरेली फर्रुखाबाद के पास राज्य था। तो पांचाल यानी जो एकदम गंगा के किनारे, आज का जब कन्नौज है, बरेली है, फर्रुखाबाद है, वो पंचाल था। ठीक है, तो पांचाल का पांचाली वहीं से थी, द्रौपदी। अब आ जाइए दूसरा, जो मथुरा है, सूरसेन महाजनपद, बैंक ऑफ यमुना, प्रेजेंट मथुरा। अब आ जाइए मगध महाजनपद, और उसकी राजधानी राजगृह, एट प्रेजेंट नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक दुर्ग था, पर्वत दुर्ग था, कैसल था, माउंटेन फोर्ट था। और मगध के राज्य के पड़ोस में लिच्छवी गणराज्य यानी लिच्छवी राज्य कहिए या वज्जी संघ कहिए, जो 8 राज्यों का एक संघ था, रिपब्लिक सिस्टम था। ये 8 राजा अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से शासन करते, इलेक्टेड होते थे जनता के द्वारा, और फिर ये राजा आपस में मिलकर के एक महासंघ बनाए जिसका नाम वज्जी संघ रखा। और ये रिपब्लिक सिस्टम वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिपब्लिक सिस्टम था। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब क्या है? जिसका राजा जनता के द्वारा चुना जाए, और 8 मिलकर के युद्ध वगैरह, विदेश नीति, रक्षा नीति, करेंसी, ये सब एक साथ काम करते, जस्ट लाइक ए यूरोपियन यूनियन और नथिंग, यूरोपीय यूनियन की तरह थे, ये याद रखिएगा। और ये गंगा के किनारे ही थे, पड़ोसी थे। गंगा के उत्तर में जो है वज्जी संघ और दक्षिण में मगध राज की सीमा थी। ये आ गया। और पूरब चलिए, आज के बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा के किनारे एक राज था अंगराज, जिसकी राजधानी थी चंपा। और अंगराज कर्ण, याद करिए महाभारत, राजधानी चंपा। और अंगराज को, ठीक है,
मगध के राजा ने मिलाया, और मगध के राजा ने मिला करके अपने राज में लिया, और इस युद्ध में बिंबिसार ने यह काम किया। तो मगध किंग बिंबिसार, जो फाउंडर है मगध एम्पायर का, बिंबिसार ने अंगराज पर हमला करके युद्ध जीता और मगध में मिलाया। और इसी युद्ध में बिंबिसार ने पहली बार भारतीय इतिहास में हाथी को ट्रेंड करके युद्ध में प्रयोग किया। तो वह भारत का पहला राज्य या राजा जिसने हाथी का युद्ध में इस्तेमाल किया। तो अंग को जीतने के लिए बिंबिसार ने किया था, ये याद रखिएगा। तो ये बात हुई। फिर आगे हम बढ़ें तो उसके नीचे और कहाँ आता है, तो देखिए सूरसेन हो गया। अब इधर आते हैं वत्स। वत्स का मतलब है कौशाम्बी, इसका कैपिटल था, और जो इलाहाबाद में गंगा के किनारे था। तो ये वत्सराज था। वत्सराज उदयन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए, एक था आपका ये पावा के मल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। पावा के मल कुशीनगर, जो आज देवरिया डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। एक था श्रावस्ती, और श्रावस्ती जो है जैसा कि आप जानते हैं वो गोरखपुर वाला एरिया है श्रावस्ती। श्रावस्ती के दो राजधानी थी, एक अयोध्या था, ठीक है, और एक दूसरा था। तो ये चीज़ें हैं। अब उसी तरह से आ जाइए, एक राज था अवंती, जो मालवा वाला रीजन है ना मध्य प्रदेश में, अवंती राज। और अवंती राज का दो कैपिटल थी। नॉर्थ अवंती का कैपिटल उज्जैन, और साउथ अवंती का कैपिटल माहिष्मती, जो बाहुबली में आपने शब्द सुना। और माहिष्मती जो है माहेश्वर नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। अगला एक राज्य था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जहां के राजा को विराट नरेश कहते, जहां पर महाभारत के पांडवों ने अज्ञातवास किया, जो आज अलवर डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर अलवर वाला पार्ट, तो अलवर एक्चुअली। तो याद रखिएगा विराट यानी मत्स्य राज। और जो सबसे साउथ में था, सबसे नॉर्थ में देखा कंबोज, सबसे ईस्ट में अंग, सबसे वेस्ट में उज्जैन यानी अवंती, और सबसे साउथ में जो था उसका नाम था क्या, अश्मक। और अश्मक की राजधानी पोटन, और ये कहा बैंक ऑफ गोदावरी, प्रेजेंट महाराष्ट्र। लेकिन याद रखिए 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो साउथ इंडिया में था, अश्मक, बैंक ऑफ गोदावरी, महाराष्ट्र। बाकी 15 नॉर्थ इंडिया। सबसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये भी पूछेगा, मगध पूछेगा, वत्स इंपॉर्टेंट होता है। और फिर एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपका, क्या कहते हैं, वज्जी संघ। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा पीजीटी का, हिस्ट्री का, तो वहां पर आएगा वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में सजाइए। तो कैसे सजाएंगे, नहीं कैसे सजाएंगे, तो देखिए अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा, अवंती। अवंती के बाद क्या आएगा, देखिए सूरसेन। उसके बाद क्या आएगा आपका, तो ऊपर जाएंगे तो कुरु आएगा, अगर नीचे आएंगे तो वत्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मगध आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, वैशाली यानी कि लिच्छवी। फिर आपका अंग, इस तरह से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, नॉर्थ से जाइएगा तो फिर नॉर्थ से साउथ की ओर जाइएगा, तो डायरेक्शन में देखिएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखिएगा। तो ये तो जो छोटी सी चीज़ दी है वो तो समझ गया आप। तो ये 16 महाजनपद थे। अब ध्यान दें, इस तरह से किले के अंदर में रहते थे तो उन्हें प्रशासन करने में, नियंत्रण स्थापित करने में सही रहता था। किताब में आपका दिया कि कौशाम्बी का किला का जो दीवार था, उसकी दीवारें इलाहाबाद में जो है मिली है, जो 2500 साल पुराना दिखता है। तो एक तो ये चीज़ें देखी आपने। दूसरी चीज़ें देखते हैं, अच्छा, एक महाजनपद काशी था जिसका कैपिटल वाराणसी हुआ, और जो वरुणा और अस्सी नदी के तट पर था। तो खुद वाराणसी जो है एक बहुत बड़ा और सब भारत का सबसे पुराना शहर जो आज भी कायम है, इट इज वाराणसी। इट वॉज ए ट्रेड सिटी, लेटर ऑन डेवलप्ड एज ए रिलीजियस प्लेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द गौतम बुद्धा एंड अदर हिंदुइज्म। तो याद रखिएगा ट्रेड सिटी था। याद रखिएगा वाराणसी यानी काशी सबसे पुराना, ठीक है। अब आइए, एक कौशल था, कौशल का महाकौशल राजा था, प्रसेनजित राजा, वहीं से कौशला देवी बिंबिसार से शादी करती है। तो कौशल का जो है जो था वो अयोध्या, कौशल का राजधानी अयोध्या थी, सरयू नदी के किनारे। तो ये सब महाजनपद है। अब आइए, अब राजा सेना रखने लगे,
लेटर वैदिक काल में आकर देखते हैं, महाजनपद के काल में अब राजा लोग बड़े बड़े सेना रखते थे, नियमित वेतन देते थे, पूरे साल उससे काम लेते थे। तो एक तो ये, और वेतन के रूप में कुछ सिक्के देते थे जिसको कहते हैं आहत सिक्के, पंच मार्क, पंचिंग करते मार्किंग करते, पंच मार्क। ये कॉपर के, ब्रॉन्ज के बने होते थे, और ये जो है सिक्के बिल्कुल सेम साइज के नहीं होते, लेकिन उस पर पर्वत, मोर, चांद, सूरज, हाथी, इन सब के चित्र होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। तो ये पंच मार्क को ही हिंदी में कहता है आहत सिक्के। इट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय गिल्ड ट्रेडर्स कम्युनिटी जो होती है ना, उसके जो चीफ होते हैं। तो जो जैसे आज है ना CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन लिटरेसी, एसोचैम, फिक्की, तो ऐसे उस जमाने में जो व्यापारियों का संगठन होता है उसे श्रेणी कहते थे, और आज श्रेणी को इंग्लिश में गिल्ड कहते हैं। तो जो एसोचैम है, फिक्की है, ये सब गिल्ड है। तो उस टाइम में गिल्ड ने सिक्के जारी किए। कोई राजा ने नहीं शुरुआत की थी करेंसी की, व्यापारी वर्ग ने शुरू की थी, राजा ने उसे रिकॉग्नाइज किया था। जैसे आज भी व्यापारियों ने एक सिक्का शुरू किया। सारे वर्चुअल कॉइन्स जो है आपके, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, बहुत सारे अब आ गए। तो याद रखिएगा, जितने वर्चुअल कॉइन हैं लॉगरिथम पर आधारित, ये सब के सब व्यापारियों ने शुरू किए हैं, और आप भी जानते हैं बहुत देश की सरकार इसे रिकॉग्नाइज कर रही है। तो आपको 6th सेंचुरी BC याद करना चाहिए। भारत में पहली बार सिक्कों की शुरुआत हुई, पंचमार्क सिक्के, जो व्यापारियों के संगठन गिल्ड ने जारी किए थे। अब आइए, तो ये भुगतान संभवतः संभव हो गया सिक्कों में, तो सिक्के चलने लगे। अब आगे लिखा हुआ है टैक्स, कर। तो कह रहा है अब नियमित रूप से कर वसूली होने लगी। डेफिनेटली अब लोग, क्या हुआ कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आकर लोग एस्टैब्लिश्ड हो गए। अब जो है मेन ऑक्यूपेशन कृषि हो गया, और इग्नोर मतलब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पशुपालन हो गया। तो अब एक जगह रहेंगे, प्रॉपर्टी अब प्राइवेट भी होने लगी, तब ना अब टैक्स सिस्टम चलेगा, और लोग अपने काम में एंगेज हैं। तो हु विल सिक्योर द कंट्री, महाजनपदास, तो उसके लिए अलग से सेना रखने लगे। तो सेना वगैरह, राजा, प्रशासन के लोग जो है नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस में आ गए। तो उनका खाना पीना कैसे होगा, तो बाकी लोग टैक्स देंगे, तो टैक्स देंगे, तो टैक्स सिस्टम डेवलप हो गया। भागदूत नाम का अधिकारी जो है टैक्स को डिवाइड करता था, किसको कितना जाएगा, और संग्रह करता जो था वो टैक्स को जो है इकट्ठा करता था। ये चीज़ें अब आइए, उस टाइम अब फसलों पर भी कर लेने लगे। फसलों पर 1/6 नहीं लिखा हुआ है, हाँ 1/6 ठीक है, 1/6 यानी 16×6 = 16, 1/16 जो है कहते बोला जाता था। तो अगर 1 रुपया है तो 16 पैसा। अगर आप मान लीजिए 16 किलो अनाज हुआ है तो 1 किलो आपको सरकार को देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। तो 1/6 जो है अनाज में सरकार लेती थी कृषि कर, जिसको भाग कहते। फिर कारीगर जो होते थे उनसे भी लिया जाता था, लेकिन उसको कहते थे कि तुम महीने में एक बार राजा के लिए काम करोगे। तो मंथ में एक दिन वो अपना श्रम का दान कर, डोनेटिंग देयर लेबर्स 1 डे फॉर किंग्स, फॉर स्टेट्स। फिर क्या होता था, पशुपालक जो होते थे और जो जानवरों का रख रखाव करने वाले, वो लोग जो है पशु और जानवरों के उत्पाद जो होते, जैसे दूध है, मांस है, कुछ भी, वही टैक्स के रूप में चुकाता था। व्यापारी लोग जो सामान खरीदते और बेचते थे उस पर भी टैक्स लगता था, यानी सेल एंड परचेज पे टैक्स, GST है ना जैसे, तो ये चीज है। आखेटक और संग्राहक जो है जंगल की वस्तुएं जो प्राप्त करते उसको भी एक टैक्स के रूप में देते थे। आखेटक मतलब शिकारी, हंटर, एंड फूड गैदरर जो थे वो भी टैक्स देते थे, किसी को छोड़ा नहीं, ये ध्यान में रखना है। अब आइए, कृषि में परिवर्तन शब्द है कि कृषि में क्या हुआ। तो देखिए, जब आयरन मिल गया तो लोहे के अब फाल, कल्टीवेटर जो है आयरन का बनने लगा। पहले लकड़ी के कल्टीवेटर 3 इंच ज़्यादा जुताई करते, अब चूंकि 6 इंच तक कल्टीवेट कर सकते थे, तो मजबूत बैल चाहिए, कल्टीवेटर आ गए। अब कृषि में दाने नीचे तक जाएंगे, अच्छी उपज होगी, सिंचाई के साधन विकसित हो गए, रहट, चर, ये सब साधन, चरसनी और रहट, ये सब क्या थे, साधन थे क्या कहते हैं, सिंचाई के। तो उपज बहुत बढ़ गया। दक्षिण भारत से, दक्षिण पूर्वी भारत से, दक्षिण पूर्वी एशिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, साउथ ईस्ट एशिया से धान के रोपण कला भारत आ गई। यानी जानते हैं ना, एक होता है कि धान का बीज छींट दिया तो इससे उपज कम होता है, क्यों, क्योंकि 1 से 5 या 6 और फिर थोड़े दाने, दाने भी छोटे। लेकिन अगर धान को नर्सरी में गिरा दें
और फिर उसके पेड़ जब आ गए 21 दिन के बाद, तो उसके पौधे को निकाल के फिर कीचड़ में ऐसे ऐसे डाल देते हैं, एक एक मतलब 9 इंच के ऊपर डाल देते हैं। तो एक सीड से, एक पौधे से 50 से 75 पौधे निकलते हैं, और 25 में भी अनाज लग गया तो चौगुना 5 गुना उपज। यही रोपण कला आई, उपज बढ़ा दिया, इरिगेशन सिस्टम को बढ़ा दिया, आयरन आया तो कल्टीवेशन आसान हो गया, उपज बहुत बढ़ गई, इससे समृद्ध होते चले गए। और प्रोटो सिटी यानी आद्य शहर विकसित हो गए, कौशाम्बी, अयोध्या, कौशल, वत्स, श्रावस्ती, काशी, ये सब इसी टाइम के शहर हैं जो आज भी विद्यमान हैं। अब आइए कृषि में परिवर्तन में देखते हैं, हल के फाल अब लोहे के होने लगे, इसे कृष्ण अयस कहा गया है। कठोर जमीन की लकड़ी को फाल की तुलना में अब अच्छा हो गया। धान के पौधे का रोपण शुरू हो गया, जो दक्षिण, आम की जो पान का जो बेल है, जो पान खाते हैं, वो भी दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया से ही आया था भारत उसी टाइम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है काम ज्यादातर बढ़ गया, तो अब जो गुलाम लोगों से काम करवाए जाते थे, बधुआ मजदूर रखे जाते थे। इन लोगों को क्या कहते थे? कम्मकार। कम्मकार मतलब जिसकी कोई जमीन नहीं थी, ऐसे लोग किसी के जमीन पर काम करके अपना पेट भरते थे, ऐसे को कमकार कहते थे। ठीक है। और हाल फिलहाल तक ये होता था, कमौनी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, ये सब शब्द यूज होता था। तो ये चीजें उसी से आता था कमाई शब्द, कि आज की कमाई क्या रही। फिर अगला जो बेटा आपका है सूक्ष्म निरीक्षण, मगध के बारे में बात कर रहा है। मगध तो लगभग 200 साल पहले देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, यानी 200 वर्षों में जो मगध था महाजनपद, वो राज्य में बदल गया, क्योंकि यहां बड़े बड़े वीर शूरवीर आए। बड़े बड़े वीर शूरवीर मतलब बिंबिसार आया, अजातशत्रु आया, उदायन आया, शिशुनाग आया, महापद्मनंद आया, धननंद आया, और साम्राज्य बना दिया। इतने बड़े राज्य को फैला करके इतना बड़ा बना दिया। तब जाके मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, तब तक वो राज्य को अच्छा खासा निर्माण कर चुका। तो एक तो हुआ सूरवीर पराक्रमी जो है राजा हुआ। दूसरा, जहां पर मगध है वो खूब उपजाऊ जमीन वाला क्षेत्र था और है। नदियां होने से यातायात व्यवस्था, जल व्यवस्था, नौवहन, नौसेना इंपॉर्टेंट। किला अभेद, कोई इसको जीत नहीं सकता, नदी को पार नहीं कर सकता। जंगल इतना कि जंगल से जितनी लकड़ी लाओ, महल घर बनाओ, स्ट्रांग करो, कि 4 दीवारी बनाओ, पूरे शहर को लकड़ियों के दीवार से घेर दो। तीसरा, पॉपुलेशन इतना ज्यादा कि खूब से खूब सेना में भर्ती करो। उस टाइम में क्या था, एक बड़ा सेना में भर्ती करो, नौकरी यही थी, तो सेना में भर्ती होते थे। अब उपज भी ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, तो उपज है तो टैक्स है। जंगल में लकड़ियां हैं, और जंगल में हाथी को पकड़ करके ट्रेंड करके युद्ध के लिए तैयार करना। इनके क्षेत्र में मिनरल सबसे ज्यादा, आयरन ओर, अवंती वालों को और मगध वालों को काफी आयरन ओर थे। तो आयरन ओर से क्या करते, बड़े बड़े हथियार, भाला, ग्रास, ये सब। और तो अज्ञात शत्रु ने तो 2 नए हथियार ही बना लिए थे, एक रथ मूषल, एक महाशिला कंटक। रथ मूषल जो आपने देखा, भल्लाल देव जो चाकू वाला रथ चला रहा है बाहुबली में, और रथ मूषल ये हो गया। और जो है आपका महाशिला कंटक, जो आपका क्या नाम है, वो बाहुबली का जो हीरो है, जो भी नाम है, तो बाहुबली का हीरो जो है, जो पत्थर फेंकने वाला मशीन दिखाता है, बड़ा सा पत्थर फेंकने वाला, उसको कहते थे, जो गोफन कहते थे, तो वो हुआ महाशिला कंटक, पत्थरों को फेंकने वाला। तो ये 2 हथियारों से वज्जी संघ को जीता, अन्य जगह भी जीत हासिल की। तो ये तो देखा आपने, उसके पास आयरन के माइंस आ गए, जंगल आ गया, हाथी आ गया, पॉपुलेशन था, उपज थी, समतल मैदान था, नदी जलाशय, पानी की दिक्कत नहीं, उपज, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा, और नए नए ये लोग आर्य बने थे, आर्यन सिविलाइजेशन में न्यूली एडमिट हुए थे, इसलिए जोश पूरा था, इसलिए वो जंग जीत गए और बड़ा सा राज कायम कर दिया। दीज आर द, और वही सारी बात लिखी हुई है जो मैं पढ़ देता हूं। तो गंगा, और सबसे महत्वपूर्ण जनपद था उनका गंगा और सोन नदी, ये मगध की बात हो रही है। गंगा और सोन नदी के नदियों के किनारे था, यातायात व्यवस्था अच्छी हो गई, जल वितरण प्रणाली अच्छी हो गई, सिंचाई अच्छी हो गई, एक बड़ा हिस्सा उपजाऊ जमीन का था, हाथियों को पकड़कर उसे ट्रेन करके युद्ध में लगाते थे, लकड़ी मिलती थी, अयस्क की खादान यानी लोहे की खादान थी, मजबूत औजार थे, हथियार बनाने के लिए उपयोगी होते थे।
शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक थे। महापद्म का नाम यहाँ लिया है। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक इसने राज को फैला दिया। महापद्म जो था और धननंद, इसने अपने राज को व्यास नदी तक, टिल देन द बैंक ऑफ व्यास रिवर तक अपना राज्य फैला दिया। नॉर्थ ईस्ट में सतलुज व्यास, कहाँ पाटलिपुत्र, कहाँ पटना, कहाँ राजगीर तक फैला दिया। फिर है कि राजगृह बहुत ही मजबूत था, 5 पहाड़ियों से घिरा था। और फिर कह रहा है कि 2300 बीसी के आसपास, सॉरी 2300 ईस्वी सन, आज से 2300 वर्ष पहले यानी 300 बीसी के आसपास जो है मैसिडोनिया का राजा जो है विश्व विजय के लिए निकला। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा है वो। निकला तो पूरा विश्व तो नहीं जीत पाया, लेकिन मिस्र का, सीरिया का, इराक का, ईरान का अच्छा खासा पार्ट जीता और मेसोपोटामिया वगैरह सबका, और अपने राज्य को कुछ हद तक, कुछ वर्षों तक कायम रखा। भारत में आया तो व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा, लेकिन व्यास नदी को पार करके मगध राज्य पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन वहां 32 छोटे गणराज्य थे, उनको नेस्तो नाबूद किया, जीत हासिल की और अपने राज्य का हिस्सा बनाया। जो चंद्रगुप्त मौर्य वो सारे के सारे दहेज के तौर पे ले लेगा हेलेना से शादी करके। तो ये चीज़ है। तो भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों का पूरा काफिला होता था। अब वज्जी संघ का दिया है कि राजधानी वैशाली जो बिहार थी, तो आज के बिहार का वैशाली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, टिल देन हिमालय की तराई नेपाल तक जो है पूरा राज था वज्जी संघ, जिसमें वज्जी संघ यूरोपीय यूनियन की तरह था। इनका अपना एक पार्लियामेंट होता था, इसके एक प्रमुख होते थे और इसके अंदर 8 राज थे जो अपने अपने स्वतंत्र होते थे। ये 8 राज मिल करके एक वज्जी संघ बनाए थे, जिनका लॉजिस्टिक एक था और ये हर साल अपना राजा चुनते थे। और इसी में शाक्य कबीला, ज्ञात्रिक राज, विदेह मिथिला राज था, और भी थे राज, ये सब राज एक हो जाते थे। और इन्हीं में से एक, जैसे ज्ञात्रिक राज का जो था वो क्या कहते हैं, वैशाली राज का जो प्रमुख था चेटक, वो पूरे वज्जी संघ का प्रमुख था चेटक। तो ये चीज़ें, और अजात शत्रु चाहता था कि हम वज्जी संघ को मिला लें, क्योंकि बहुत उपजाऊ जमीन, बहुत सारे मिनरल्स और गंगा तट के व्यापार को हासिल करना था, और सोने का माइंस भी वहाँ था, उसको जीतना चाहता था। इसके लिए वो गौतम बुद्ध के पास अपने दूत को भी भेजा और खुद भी गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, अगर वज्जी संघ वाले सारे फैसले संसद में यानी सभा में लेते हैं, सभी नियमित बैठक करते हैं, सभी सदस्य पहुंचते हैं, निर्णय सामूहिक होता है, तो समझो उनमें शक्ति है, एकता है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर वहां के लोग, और भी डिटेल उन्होंने कहा कि वज्जी संघ के लोग जो हैं, जो रूलर क्लास के लोग हैं, अगर वो नियमित सभाएं करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, पारंपरिक ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी बड़ों लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, स्त्रियों का आदर करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, तो स्त्रियों का आदर करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, वज्जी की महिलाओं का साथ जोड़ जबरदस्ती नहीं करते, उन्हें बंधक नहीं बनाते, शहरों और गांवों में चैत्य का रख रखाव करते हैं, विभिन्न अलग अलग धर्म के लोगों को कहीं भी पूरे वज्जी संघ में आने जाने की स्वतंत्रता देते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं लगाते, सभी धर्मों का बराबर आदर करते हैं, तो वह अपराजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, लिबर्टी इज ए स्ट्रेंथ, ये कहा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, तो बिंबिसार, अज्ञातशत्रु ने कहा तो कैसे जीते? बोला कि ये व्यवस्था जिस दिन टूट जाएगी उस दिन वो हार जाएगा। तब अजातशत्रु ने अपने दूत यानी गुप्तचर वशस्कर और अपने मिनिस्टर सुबधु, सुबधु मिनिस्टर, वशस्कर दूत, यानी कि एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरह, इन दोनों को, गुप्तचर और इसको, मंत्री को बोल दिया कि जाओ फूट डालो। तो ये 8 राज्यों के भीतर फूट डालने का काम किया, और मालूम है 14 वर्ष लग गए फूट डालने में। तब अगले 2 साल में जाके धीरे धीरे युद्ध की स्थिति आई और 16 वर्ष के दरमियान वज्जी संघ को जीत लिया, रथ मूसल और महाशिला कंटक के दम पर। तो देखो फूट डालना, तो ये चीज है। आज भी पाकिस्तान, चीन भारत में क्या करना चाहता है? फूट डालना चाहता है। तो ये चीज है, तो याद रखना है, ये बात गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु से कही थी। अब है कि उनका राज्य अब से लगभग 1500
वर्ष पहले चलता था। गुप्त शासकों ने गण और शंख पर विजय प्राप्त कर लिया। जो समुद्रगुप्त था ना राजा, वो वज्जी शंख वगैरह सब पर कब्जा उब्जा कर लिया, और उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया और वो मगध राज्य में मिल गया वज्जी संघ। तो वज्जी संघ जो है लगभग 2000 वर्ष तक कायम रहा। अब है अन्यत्र, एल्सवेयर। तो एक बॉक्स में एल्सवेयर में आपको लेके जा रहा है यूनान। यूनान यानी कि ग्रीस, और उसकी राजधानी एथेंस। बता रहा है कि यहाँ भी 500 बीसी यानी 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 बिफोर क्रिश्चियन एरा नहीं, आज से पहले, बिफोर दिस टाइम 2500 वर्ष पहले यहाँ भी यूनान में प्रजातंत्र था, डेमोक्रेसी थी। वाकई में क्रीट नाम का एक द्वीप है यूनान में, जहाँ 500 बीसी के आसपास रिपब्लिक सिस्टम दिखता है। हमारे यहाँ 600 बीसी में आ गया रिपब्लिक सिस्टम। आज से 2600 वर्ष पहले, वहाँ 2500 वर्ष पहले रिपब्लिक सिस्टम आया। क्रीट आइलैंड यूनान, मेडिटेरियन सी में है। पर यहाँ प्रजातंत्र लिखा है, कोई हर्ज नहीं, और गणतंत्र भी लिख दिया है। तो प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। रिपब्लिक सिस्टम वहाँ भी था, वर्ल्ड सेकेंड रिपब्लिक सिस्टम क्रीट। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक वहाँ चली, और 30 साल से ऊपर के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती थी, सिर्फ पुरुष को। महिलाएं सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, सिर्फ पुरुष को सिटीजनशिप मिलता, वो भी जो वहाँ के नगर में रहने वाले लोग थे और 30 वर्ष पूरा कर चुके थे। दूसरा, वहाँ पे जो दास थे वो सिटीजन नहीं होते थे। साल भर में कम से कम 40 बार वहाँ की सभा बुलाई जाती, यानी कि 12 या 36, लगभग हर वीक एक सभा का आयोजन वहाँ पे होता था, मिलकर फैसला लेते थे। पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों से होती, जैसे हमारे चोल साम्राज्य में देखते हैं ग्राम पंचायत स्वायत्त ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में होते थे, और ग्राम पंचायत के वार्ड कमिश्नर का वोट जो यहाँ पड़ता था वो लॉटरी सिस्टम से होता था। चुनाव वोट नहीं होता, लॉटरी सिस्टम। यहाँ भी लॉटरी सिस्टम से था, ठीक है। और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ती। तो 2000 सिटीजन मस्ट बी पेड देयर सर्विस टू नेशंस, 2-3 साल सेवा देनी। जैसे इजराइल में आज भी 1 साल आपको हर नागरिक को मेल फीमेल सेवा देनी पड़ती है। तो ये चीज़ थी। एंड फाइनली, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी और शिल्पकार भी जो कुछ अमीर होते थे, जो बाहरी थे लेकिन रहते थे क्रीट में, यूनान में, उनको भी सिटीजनशिप का राइट नहीं था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालों में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। गुलाम नागरिक नहीं, बाहरी व्यापारी कितने भी हमें नागरिक नहीं, महिलाएं नागरिक नहीं, पुरुष जो 30 वर्ष से ऊपर थे, जो और स्थानीय थे, वो नागरिक होते थे, ठीक है। और हर नागरिक को जो है सेना में शामिल करना पड़ता था। सभाएं जो हैं साल में 40 बार से ज़्यादा बैठकें होती थी। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपको है चैप्टर। और कल भी हिस्ट्री है, तो कल हम लोग इसी बुक से हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7th और 8th चैप्टर पढ़ेंगे। तो 7th और 8th चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और अच्छे से फिर समझने की कोशिश करेंगे। जिसको कहीं भी दिक्कत आई हो मुझसे व्हाट्सअप करिए बेटा, मेरा नंबर ऑलरेडी पोर्टल पे, पेज पे सब कुछ है, व्हाट्सअप कर दिए। डायरेक्ट कंसर्न करिए हमसे, और कोई भी समस्या हो हमसे बात करिए, रूबरू होइए, समाधान सब होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।